प्रतीक और उसके माता पिता अपर्णा और विनोद बहुत अमीर लोग होते हैं। प्रतीक को एक काली लड़की नेत्रा से प्यार होता है, लेकिन उसके परिवार वाले उसकी शादी एक गोरी लड़की मोनिशा से कराने जा रहे होते हैं। माँ पापा, मेरी शादी मोनिशा से मत करवाइए, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए पापा। मैं नेत्रा से प्यार करता हूँ और मैं उसके बिना नहीं रह सकता माँ। अरे नालायक निठल्ले, तेरी अकल क्या घुटनों में है क्या, या कहीं घास चरने गई है? तुझे पता है ना कि हम लोग कितने खानदानी और अमीर है, तो फिर एक काली लड़की इस घर की बहू कैसे बन सकती है? हाँ प्रतीक, हमारे घर की बहू हमारी आन बान और शान होगी, इसीलिए वह गोरी और सुंदर होनी चाहिए। और इसीलिए मैंने अपने बचपन के दोस्त जीतू की बेटी मोनिशा को चुना है तुम्हारे लिए। अरे मोनिशा के गोरेपन के आगे तो दूध भी फीका है। लेकिन माँ, काली या गोरी होने से क्या हो जाता है? बात तो मन की है ना, बाहर की सुंदरता से क्या फर्क पड़ता है? बस प्रतीक, अपना यह प्रवचन बंद करो और अब मुझे इस विषय पर और कोई बहस नहीं चाहिए। अब जाओ, जाकर शादी की तैयारियां करो। फिर ना चाहते हुए भी प्रतीक को मोनिशा से शादी करनी ही पड़ती है। फिर ससुराल में आने के बाद मोनिशा अपने तेवर दिखाना शुरू करती है। अरे मोनिशा बहू, बड़ी भूख लगी है, खाना कब तक बनेगा? घर के बाकी के काम करने के लिए तो नौकर चाकर है यहाँ पर, लेकिन रसोई के काम तो तुझे ही करने पड़ेंगे बहू। अरे नहीं माँ जी, मैं कोई रसोई में काम नहीं कर सकती। आई एम रियली सॉरी। अब आप ही देखिए ना, आज ही मैंने अपने नेल्स कराए हैं। मैं अगर खाना वाना बनाने लग गई तो मेरे नेल्स तो खराब हो जाएंगे ना। और वैसे भी मैं रसोई में पसीने में भीग कर अपनी खूबसूरती को खराब नहीं होने दे सकती। लेकिन बहू, तुम्हें रसोई में चूल्हा चौका तो करना ही होगा ना। भूलो मत, अब तुम इस घर की बहू बन चुकी हो। हाँ तो मैं इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं। आप लोगों के पास तो कितना सारा पैसा है, शेफ्स रख लीजिए ना। फिर मैं तो कोई काम नहीं करने वाली, मुझे खाना बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। विनोद और अपर्णा मोनिशा की ये बातें सुनकर हैरान रह जाते हैं और अब वो खाना बनाने के लिए घर पर ही बावर्ची रख लेते हैं। मोनिशा घर का कोई भी काम नहीं करती और दिन रात बस मेकअप ही करती बैठती है और ढेर सारी शॉपिंग भी करती है। प्रतीक, मुझे 2 लाख रुपए चाहिए थे। वो क्या है ना, नई डिजाइनर पर्स आई है मार्केट में और मुझे वो खरीदनी है। उसके लिए तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। लेकिन मोनिशा, मैंने तो तुम्हें पिछले हफ्ते ही 3 लाख रुपए दिए थे। ओफो, तो उसमें क्या हुआ? चलो अब जल्दी से पैसे दे दो। मोनिशा बहू, हम लोग अमीर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम पैसों को बस शॉपिंग में ही बर्बाद करती रहो। ना तो तुम कोई काम करती हो और ना ही पैसों की बचत करती हो। ऐसे कैसे चलेगा बहू? अपर्णा बिल्कुल सही कह रही है। माँ जी, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ और इस घर में इतने सारे नौकर हैं, तो मैं क्यों करूँ काम? और रही बात पैसों की, तो पैसों को संभाल कर उनका क्या अचार डालना है क्या? मैं एक सुंदर लड़की हूँ और अपनी सुंदरता को टॉप टू बॉटम तक मेंटेन करने के लिए मुझे अपनी लाइफस्टाइल ऐसी ही रखनी पड़ती है। फिर चाहे वो फैशन हो, मेकअप हो या जूते हो, मैं एकदम हाई क्लास रहना पसंद करती हूँ। अब क्या करे, हर कोई इतना गोरा और सुंदर थोड़ी ना होता है। मोनिशा का ये अजीब सा एटीट्यूड देखकर अब घर के सभी लोग परेशान होने लगते हैं। फिर अपर्णा प्रतीक से कहती है, प्रतीक बेटा, ये सब क्या है? जरा समझा अपनी बीवी को, वो सही से क्यों नहीं रह पाती? काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। लगता है ये कहावत तो उसी के लिए बनी है। माँ, अब आप लोग मुझे उसके बारे में कुछ भी मत बोलिए। आप और पापा ही चाहते थे ना ऐसी बहू, तो अब भुगतो। फिर एक दिन
विनोद के सर में बहुत दर्द होने लगता है। तभी, अरे मोनिशा बहू, जरा मेरे सिर की मालिश कर दो बहू, बहुत दर्द हो रहा है। देखिए पापा जी, मैं तो जा रही हूँ अपने सोशल मीडिया लाइव पर, इसीलिए मैं अभी आपके सर की मालिश नहीं कर सकती। आप खुद ही कर लीजिए। पर बहू, इस तरह से मोनिशा के तेवर और उसके हाव भाव देखकर सबका उससे मन उबने लगता है। फिर एक दिन अचानक से प्रतीक अपनी प्रेमिका नेत्रा के साथ शादी करके घर पर आता है और ये देखकर सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। ये क्या प्रतीक, तुमने इस काली लड़की से शादी क्यों कर ली? ऐसा क्यों किया तुमने मेरे साथ? प्रतीक, ये सब क्या लगा रखा है तुमने? माँ, मैं इस मोनिशा के साथ घुट घुट कर नहीं रह सकता। मैं नेत्रा से बहुत प्यार करता हूँ माँ, और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। और अब मैं और नेत्रा, हम दोनों मियाँ बीवी बनकर यहीं पर रहेंगे। चलो नेत्रा। नेत्रा के घर में आने के कारण मोनिशा बहुत डर जाती है। फिर नेत्रा कुछ ही दिनों में अपने अच्छे स्वभाव और काम के कारण सबके दिल में जगह बनाने लगती है। अरे वाह नेत्रा बहू, क्या खाना बनाया है तुमने? सच में तुम तो सर्वगुण संपन्न हो। हाँ नेत्रा बहू, तुम तो उस मोनिशा से कई गुना ज्यादा अच्छी हो। शुक्रिया माँ जी, शुक्रिया पापा जी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस कल्लो नेत्रा के आने से मेरा पत्ता कटना नहीं चाहिए। नहीं नहीं, मैं ही इस घर की बहू हूँ। ये ऐशोआरा और ये अमीरी, ये सब मेरे हाथों से कभी नहीं जाना चाहिए। आप तो देख नेत्रा की बच्ची, कैसे मैं तुझे सबकी नजरों में बुरी बनाती हूँ। फिर एक दिन जब विनोद छत पर होता है, तभी उसने अपना चश्मा नहीं पहना होता और इसी मौके का फायदा उठाते हुए मोनिशा अपनी चाल चलती है और वो अपने चेहरे पर काला रंग लगाकर नेत्रा के कपड़े पहनती है और विनोद के पास आकर उसे छत से धक्का मारती है। चश्मा ना पहनने के कारण विनोद को लगता है कि वो तो नेत्रा ही है। विनोद स्विमिंग पूल में गिर जाता है और उसकी तबीयत काफी खराब हो जाती है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, धुंधली धुंधली नजर से ही सही, लेकिन मैंने देखा था कि वो नेत्रा बहू ही थी जिसने मुझे छत से धक्का मारा। ये लड़की सही नहीं है, कुछ भी कहो। नहीं पापा जी, मैं तो नीचे काम कर रही थी, मैं तो छत पर गई भी नहीं थी। चुप रहो नेत्रा, मैंने तुम्हें छत पर जाते हुए देख लिया था, तो अब झूठ मत बोलो। नहीं मोनिशा, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? माँ जी, प्रतीक, मेरा यकीन करो, मैंने कुछ भी नहीं किया। भला मैं पापा जी को छत से नीचे क्यों धक्का मारूंगी? फिर पापा झूठ बोल रहे हैं क्या? देखो नेत्रा, जो भी है सच सच बताओ, वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अरे नहीं माँ जी, मैं सच कह रही हूँ, प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। लाभ गिड़गिड़ाने के बाद में जैसे तैसे नेत्रा की बातों पर सभी विश्वास कर लेते हैं, लेकिन मोनिशा अपनी चालों से इतनी जल्द बाज नहीं आती। वो एक दिन मोहल्ले में रहने वाले बल्लू को कुछ पैसे देती है और उसे घर पे आकर सबको नेत्रा के बारे में झूठी जानकारी देने के लिए कहती है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो बल्लू? हाँ पर्णा काकी, मैं एकदम सच कह रहा हूँ। मैंने आपकी दूसरी बहू नेत्रा को कल किसी आदमी के साथ बाइक पर घूमते हुए देखा, और तो और मैंने उनकी बातें भी सुनी थी। वो यहाँ पर किसी घिनौने मकसद को अंजाम देने आई है और आप सबको बर्बाद करके आपको लूटने आई है। क्या? ये नहीं हो सकता। कसम से प्रतीक भाई, मैं झूठ क्यों बोलूं? मुझे क्या मिलेगा ये सब बोलकर? मेरा भरोसा करो, नेत्रा सही लड़की नहीं है। नेत्रा के बारे में ये सब जानने के बाद सभी के मन में नेत्रा के खिलाफ कड़वाहट भर जाती है। नेत्रा, तुम अब इस घर में नहीं रहोगी, क्योंकि हमें तुम्हारे मंसूबे के बारे में पता चल गया है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो।
अरे इसीलिए इसने उस दिन विनोद जी को छत से धक्का मारा। विनोद जी कभी झूठ नहीं बोल सकते। यही थी वहां पर, इसी ने किया है सब कुछ। नहीं माँ जी, प्रतीक, तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे? मैं कह रही हूँ ना कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तो तुम क्यों विश्वास नहीं कर पा रहे मुझ पर? चुप रहो तुम और निकल जाओ यहाँ से। अरे मैं तो तुम्हें बचपन से जानता हूँ, लेकिन तुम्हारा ये रूप मैंने आज तक कभी नहीं देखा। अरे ये तो शक्ल से तो काली है ही, लेकिन मन की भी काली निकली। नेत्रा के लाख समझाने के बाद भी वो लोग नेत्रा को घर के बाहर निकाल देते हैं और नेत्रा अब अकेली ही रहने लगती है। ये सब क्या हो गया? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, फिर भी सबने मुझ पर वो सारे इल्जाम कैसे लगाए? अगर छत पर मैं नहीं थी तो किसने पापा जी को धक्का दिया? और बल्लू ने मेरे बारे में झूठी बातें क्यों कही? कहीं इस सबके पीछे किसी का कोई हाथ तो नहीं ना? तभी नेत्रा को मोनिशा पर शक हो जाता है। हाँ, ये हो सकता है। मोनिशा बहुत लालची लड़की है और वो मुझे घर से बाहर निकालने के लिए ये सब कर ही सकती है। मुझे सच का पता लगाना होगा और मैं जानती हूँ कि वो कैसे पता चलेगा। फिर एक दिन जब घर पर सिर्फ मोनिशा ही होती है, तभी नेत्रा वहां पर अपना बचा हुआ सामान लेने जाती है। और नेत्रा, कैसा लग रहा है अकेलापन? बेचारी तुम और तुम्हारी किस्मत। मोनिशा, मैं जानती हूँ कि मुझे घर से बाहर निकालने के पीछे तुम्हारी ही काली करतूत है। बताओ, यही सच है ना? हाँ नेत्रा, तुमने बिल्कुल सही समझा मेरी जान। तुम्हें फंसाने के पीछे मेरा ही हाथ था। मैंने ही चेहरे पर काला रंग लगाकर तुम्हारे कपड़े पहनकर छत पर पापा जी को धक्का दिया। उन्होंने चश्मा नहीं पहना था, इसीलिए उन्हें कुछ दिखाई भी नहीं दिया और उन्हें ऐसा लगा कि वो तुम ही हो। क्या? अरे इतना ही नहीं, बल्कि बल्लू को भी मैंने ही पैसे दिए थे तुम्हारे बारे में झूठी खबर देने के लिए, ताकि सबके मन में और जहर घुल सके। नेत्रा उसे कुछ भी नहीं बोलती और चुपचाप वहां से चली जाती है। लेकिन शाम होने पर वो अपना सारा सामान लेकर वापस आ जाती है। अरे ओ काली कुल्टी नेत्रा, इतनी बेशर्म तू कैसे हो सकती है? फिर से अपना सारा सामान लेकर आ गई तुम तो। हाँ, आ गई मैं सारा सामान लेकर, क्योंकि ये मेरा घर है और मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। नेत्रा, तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो? अरे इतना सब कांड करने के बाद भी तुम मुंह उठाकर बोल रही हो कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। प्रतीक, ये देखो, ये सीसीटीवी फुटेज है। मैं आज दोपहर को यहाँ पर आई थी, तभी मैंने अपने साथ ये पेन लाया था जिस पर मिनी कैमरा लगा हुआ था। और इस वीडियो में मोनिशा ने अपने जबान से ही अपने सारे गुनाह कबूल किए हैं। ये देखो। क्या? अरे बाप रे! सभी लोग वो वीडियो देखकर चौंक जाते हैं। फिर अपर्णा मोनिशा को थप्पड़ मारती है। अरे कल मुही करम जली, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? मेरे ही दोस्त की बेटी ये सब करेगी, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। निकल जाओ यहाँ से और दोबारा अपनी मनहूस शक्ल लेकर यहाँ पर मत आना। लेकिन प्रतीक, मैंने कहा जाओ। फिर प्रतीक धक्का मारकर मोनिशा को घर से बाहर निकालता है, जिसके बाद घर के सभी लोग नेत्रा से माफी मांगते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। पाखी बचपन से ही अपनी माँ सुजाता के साथ रहती है, क्योंकि वो जब 2 साल की थी तभी उसके पिताजी का देहांत हो गया था। सुजाता एक अनाथ थी और उसने अपने दम पर पाखी को पाल पोस कर बड़ा किया था। पाखी बेटा, परसों के दिन जो भी प्लान्स होंगे उन्हें कैंसिल कर दो, क्योंकि तुम्हें देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, वो विपुल और उसकी फैमिली।
मैंने दिखाया था ना तुम्हें, सॉफ्टवेयर इंजीनियर विपुल चौधरी। नो वे मम्मा, आपका दिमाग तो ठिकाने पर है ना। मैं हमेशा से ही एक आजाद पंछी रही हूँ, एकदम अकेली। मुझे एक बड़ा ससुराल नहीं चाहिए। आपने देखा है ना, उसकी फैमिली कितनी बड़ी है। ऐसा लगता है कि देश का आधा पॉपुलेशन तो उसके ही घर में है। लेकिन पाखी बेटा, जब तूने किसी पदार्थ को चखा ही नहीं है तो तुझे उसका स्वाद कैसे पता चलेगा। परिवार बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं तो अनाथ थी और तू भी बिना परिवार की बड़ी हुई है। उल्टा तुझे तो शुक्र मनाना चाहिए इस बात का। नहीं माँ, मैं एक बड़ा ससुराल नहीं चाहती। मैं शादी करूंगी तो एक सिंगल आदमी से ही। मुझे वो बहू बनकर पूरे घर को नौकरानी की तरह नहीं संभालना। प्लीज माँ, आप कोई दूसरा रिश्ता ढूंढिए मेरे लिए। सुजाता पाखी को लेकर बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन समय बीत जाता है और पाखी को पीयूष नाम के एक लड़के से प्यार होता है, जो एक अच्छी पोस्ट पर नौकरी करता है और उसका पूरा परिवार गांव में रहता है। फिर उन दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन शादी के 4 महीनों बाद अरे पाखी, वो गांव में बाढ़ आ गई है, जिस कारण मेरा पूरा परिवार शहर आ रहा है हमारे साथ रहने के लिए। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो पीयूष? कह दो कि ये झूठ है। नहीं पाखी, मैं ऐसा नहीं कह सकता क्योंकि यही सच है। नहीं यार। पाखी अब अपना सिर पकड़ लेती है और अगले ही दिन उसके घर पर उसका बड़ा ससुराल आ जाता है, जिसमें सास त्रिवेणी, ससुर यशपाल, जेठ भरत, जेठानी कुसुम और उनके बच्चे मुन्नी और राजू होते हैं। ओह गॉड, ये इतना बड़ा ससुराल देखकर तो मुझे चक्कर ही आ रहे हैं। अरे क्या हुआ छोटी बहू, जाकर हम सबके लिए नाश्ता बना कर ला। ये पान कहा तो क्या बबुआ? बाबूजी वहाँ बेसिन में। चाचू, हम उधर खिड़की में खेलने जाए? हाँ चाचू। ठीक है बच्चों, लेकिन गमलों को खराब मत करना। अरे नहीं, ये किस चिड़ियाघर में फंस गई मैं। पाखी, ये लोग तो तेरी बैंड बजा कर ही रहेंगे। पाखी अपने बड़े ससुराल से एक दिन में ही तंग आ जाती है। जब वो अगली सुबह अपने बाथरूम में फेस वॉश लेने जाती है, तभी वो फेस वॉश को पूरा खाली देखती है। ओ तेरी, ये क्या? मेरा फेस वॉश खत्म कैसे हो गया? वो का है ना छोटी बहू, हम ही शैम्पू से अपन सर धोए हैं, एकदम मजा ही आएगा। हाँ पाखी, बहुत अच्छा शैम्पू है ये, हम सबने इससे ही अपने बाल धोए आज। अरे यार, आप लोग दिमाग से पैदल हो क्या जरा? ये कोई गांव में मिलने वाला 1 रुपए का शैम्पू नहीं था। ये तो मेरा फेस वॉश था, चेहरे को धोने वाला फेस वॉश, और वो भी पूरे 2000 का। मैं इसे पूरे 2 महीने तक चलाती, लेकिन आप लोगों ने तो एक दिन में ही इसकी वाट लगा दी। अरे तो उसमें क्या हो गया छोटी बहू, पीयूष नया ला देगा। अब इतना बड़ा परिवार है तो इस्तेमाल तो होगा ही ना। उसे पूछने के लिए थोड़ी लाया है, इस्तेमाल करने के लिए ही लाया है ना। अरे इन्हें तो कुछ भी समझ नहीं आता। नॉनसेंस पीपल। नॉनसेंस? इसका क्या मतलब है बौरिया? कुछ नहीं, वो समझने के लिए आपको 7 जन्म भी कम पड़ जाएंगे। हटिए अब। अरे यहाँ पर आए आप लोगों को एक दिन भी नहीं हुआ, लेकिन घर को कबाड़ खाना बनाकर रख दिया है। फिर एक रोज जब पाखी बाहर से घर आ रही होती है, तभी टैक्सी में ऑनलाइन चीज केक ऑर्डर करती है। चलो, इसे तो मैंने ऑर्डर कर दिया, अब घर जाकर मस्त चीज केक खाऊंगी और आराम से अपना फेवरेट के ड्रामा देखूंगी। आज तो मजा ही आ जाएगा। और हाँ, बेडरूम भी लॉक कर दूंगी ताकि उन सभी पागल खानों से छूटे हुए मेरे पागल ससुराल वालों से दूर रह सकूंगी। लेकिन जब पाखी घर पहुंचती है, तभी वो देखती है कि चीज केक घर पर डिलीवर भी हो गया है और उसे मुन्नी और राजू खत्म कर रहे हैं। ओह नो, माँ जी, जेठानी जी, ये क्या?
आप दोनों ने मुन्नी और राजू को मेरा चीज केक खाने क्यों दिया? ये मेरा था, मैंने इसे ऑर्डर किया था। क्या पाकी तुम भी? अरे तुम क्या छोटी बच्ची हो क्या जो केक खाओगी? अरे बच्चों ने खा लिया तो उसमें क्या हो गया? बड़ी बहू एकदम सही कह रही है। अब जाने दो बहू, तुम बाद में मंगवा लेना। और वैसे भी घर की हर चीज पर बच्चों का पहला हक होता है, समझी तुम? मन तो ऐसे कर रहा है कि एक एक को मारकर उसका टकला सुझा दूं, और खास करके इस बुढ़िया और इस कुसुम कली का। पाखी गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती है। फिर एक दिन पाखी अपनी सहेली के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है और तभी वहां पर उसकी जेठानी कुसुम आ जाती है। यस रुबीना, मैं तुझे वही कह रही थी। अरे ओ पाखी, माजी और मैं हम दोनों भजन कीर्तन करने वाले हैं और साथ ही साथ पाठ भी पढ़ेंगे। चलो ये फोनवा पर गपिया न छोड़ दो और चलो बाहर। जा पाखी, तेरी गांव से आई देहाती जेठानी तुझे बुला रही है। अब तो पार्टीज में नहीं बल्कि भजन कीर्तन में जाएगी। हाँ, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ रुबीना। पाखी को शर्मिंदगी महसूस होती है। जेठानी जी, आपको इतनी सी भी अक्ल नहीं है क्या कि मेरे कमरे में आने से पहले आपको दरवाजा नॉक करना चाहिए? नॉक? ये नॉक क्या होता है पाखी? मेरा सर, इडियट। इडली? इडली तो वहाँ अन्ना लोग बनाते हैं ना, हमारे गांव में भी बेचने लगे हैं। ओह गॉड, चलो आप चलो बाहर, आपसे तो बात करना ही गुनाह है। फिर पाखी को ना चाहते हुए भी अपनी सास और जेठानी के साथ भजन कीर्तन करने बैठना ही पड़ता है, लेकिन उसके अंत में उसे वो बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह, ये इतना बुरा भी नहीं था। ये भजन कीर्तन करने के बाद तो मुझे तो एक अलग ही किस्म की शांति महसूस हो रही है। फिर एक दिन जब पाखी और पीयूष दोनों अकेले अकेले मुंबई घूमने का प्लान बनाते हैं, तभी भारत उनकी बात सुन लेता है और उनसे कहता है, क्या बात है छोटे, तुम दोनों मुंबई दर्शन के लिए जा रहे हो और हम सबको बताया भी नहीं? ये तो गलत बात है ना? अरे नहीं जेठ जी, वो का पीयूष लल्ला, ये भी कोनो बात हुई का? अरे हम सब चलेंगे तुम दोनों के साथ, हमका भी ये शहर में घूमना है। हाँ हाँ चलो, सब तैयार होते हैं। ये आज तो हम घूमने जाएंगे। हाँ, बड़ा मजा आएगा मुन्नी। ये पाखी का गुस्सा अब और भी ज्यादा बढ़ जाता है। पीयूष, मैं तुम्हारे परिवार से तंग आ गई हूँ। अरे चैन से जीना क्या होता है ये तो मैं भूल ही गई हूँ। मेरी स्वर्ग जैसी जिंदगी को इन्होंने नरक बनाकर रख दिया है। लेकिन पाखी, इसमें मैं भी क्या कर सकता हूँ? बाबूजी और भैया का कारोबार भी बाढ़ के कारण खत्म हो गया है, इसीलिए तो वो सब यहाँ पर है। अरे रहने आए हैं तो ढंग से रहे ना। कभी मेरा शैम्पू खत्म कर देते हैं तो कभी मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा देते हैं, कभी ये तो कभी वो। अरे परेशान करके रख दिया है सबने मुझे। और आज तो ये मुंबई दर्शन के लिए भी साथ में आ रहे हैं। अरे इनके आने के बाद तो हम दोनों की प्राइवेसी की तो ऐसी की तैसी हो गई है। फिर एक रात अचानक से 12 बजे पाखी के कमरे की लाइट चली जाती है और सभी उसके कमरे में आकर उसे सरप्राइज देते हैं। आप सब बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं छोटी बहू। ओ माय गॉड, आप सबको याद रहा और मैं ही अपना जन्मदिन भूल गई। ये देख बहू, तुझे सूजी का हलवा बहुत पसंद है ना? सुजाता जी ने बताया था हमें, इसीलिए मैंने अपने हाथों से तेरे लिए सूजी का हलवा बनाया है और उस पर ये मोमबत्ती भी लगा दी। वाओ, सो यमी। थैंक यू सो मच माँ जी।
जन्मदिन मुबारक हो चाची। चाची चाची, राजू और मैंने आपके लिए छोटा सा ग्रीटिंग कार्ड बनाया है। हमें स्कूल में बनाना सिखाया था। अरे वाह, ये तो बहुत ही प्यारा है बच्चों। थैंक यू सो मच। जन्मदिन मुबारक हो पाखी। ये मेरी बेशकीमती साड़ी है जो मुझे माँ जी ने शगुन के तौर पर पहली रसोई की रस्म में दी थी। ये बहुत ही महंगी साड़ी है, इसीलिए मैं इसे तुम्हें देना चाहती हूँ क्योंकि ये तुम पर बहुत जचेगी। शुक्रिया जेठानी जी, ये साड़ी तो सच में बहुत सुंदर है। जन्मदिन मुबारक हो पाखी। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैंने अपने हाथों से और पूरे दिल से ये सारा डेकोरेशन किया है। थैंक यू सो मच जेठ जी, मुझे ये डेकोरेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। बहू, ये हमारे तरफ से गुलदस्ता तोहरे खातिर हम बगीचे के फूलों से बनाए हैं। हैप्पी बर्थडे। ये तो सबसे बेस्ट गिफ्ट है बाबूजी, क्योंकि आपने अपने हाथों से मेरे लिए बनाया है और ये सारे फूल मुझे बहुत पसंद है। और मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ये प्यारा सा नेकलेस। हैप्पी बर्थडे पाखी। थैंक यू सो मच पीयूष। आप सबका प्यार देखकर तो मेरा दिल ही भर आया है, लेकिन मुझे माफ कीजिए, मैंने आप सबको बहुत कोसा है, बुरा भला बोला, क्योंकि मुझे एक बड़े ससुराल से नफरत थी। लेकिन आप लोगों ने तो मेरे मन में बड़े ससुराल का ख्याल ही बदल दिया। आप सबके आने से पहले ये घर सिर्फ घर था, लेकिन आप लोगों के आने के बाद इस घर में जान आ गई। आप सबने अपने दिल से तोहफे दिए हैं और इसी ने आज मेरा दिल जीत लिया। अब मुझे समझ आ गया है कि परिवार क्या होता है। थैंक यू मुझे इतनी प्यार और खुशी देने के लिए। अरे छोटी बहू, तू तो हमारी बेटी जैसी है, ठीक उसी तरह जैसी बड़ी बहू है। चल अब जल्दी से ये मोमबत्ती बुझा और इस हलवे वाले केक को काट। हाँ माँ जी। फिर सभी घर वाले मिलकर पाखी का जन्मदिन धूमधाम से मनाते हैं और अंत में पाखी को एक बड़े ससुराल की अहमियत और मोल समझ आता है। ये है मल्लिका। इसने अपने पति के जाने के बाद अपने आप को पूरी तरह बदल दिया। 50 की उम्र में भी वह जवान लड़कियों की तरह रहना पसंद करती थी। उसका बेटा ऋषभ दूसरे शहर में नौकरी करता है। ओहो माँ जी, कहाँ चली एकदम छम्मक छल्लो बनकर? कितनों का कत्ल करने का इरादा है आज? अरे ओ नास पिटी बहू, ज्यादा अपनी जबान मत चला, वरना सबसे पहले तो मैं तेरा ही कत्ल कर दूंगी। समझ गई क्या? सच बोलने पर तो हमेशा मिर्ची ही लगती है। भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं रहा। भलाई भले इंसानों के साथ की जाती है, तो जैसी कलमुई चुड़ैल के साथ नहीं। और ये रोजाना मुझे मेरी माँ बनकर पूछना बंद कर कि कहाँ जा रही है और क्यों जा रही है, वरना अगली बार मैं तेरा थोबड़ा लाल पीला और नीला कर दूंगी। डायन कहीं की। बेवकूफ बुढ़िया। मल्लिका रोजाना छोटे कपड़े पहनकर मोहल्ले से निकलती है, जिस कारण मोहल्ले के सारे लड़के, जवान से लेकर बुढ़े, उसके आशिक होते हैं। हो भी क्यों ना, आखिर 50 की उम्र में भी मल्लिका ने खुद को इतना हॉट और सेक्सी जो बनाकर रखा था। गली की बाकी औरतें उसे देखकर खूब जलती थी। तोबा तोबा तोबा, देखो तो इस बुढ़िया को। अरे साड़ी पहनने की जगह रोज ये छोटे छोटे कपड़े पहनकर भूतनी की तरह भटकती रहती है। इसने पूरे मोहल्ले के मर्दों को पागल करके रख दिया है। बदनाम हो चुकी है ये बेशरम बच्चलन औरत। अरे ओए बुझी हुई मोमबत्तियों, अब तुम लोग गटर की नाली की तरह बदसूरत हो और मैं झील की पानी की तरह खूबसूरत हूँ, तो उसमें मेरा क्या कसूर? अपनी अपनी शक्ल ठीक करके आओ पहले, फिर मेरे नाम के खड़े फोड़ना। मल्लिका इतनी बूढ़ी होने के बाद भी अपनी और जवान उम्र के लड़कों के साथ अफेयर करती थी और वो उनके साथ डेट पे चली जाती। हेलो मल्लिका जी, मानना पड़ेगा, आज तो आप एकदम सुतड़ी बॉम्ब लग रही हो। आप जैसा कोई नहीं।
मैं तो आप पे फिदा ही हो गया। थैंक यू सो मच। वैसे आप भी कम हॉट नहीं लग रहे। आपको देखकर तो मेरे रोम रोम में करंट लग चुका है। आप बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो। थैंक यू। वेल, ये फूल आपके लिए। आपको गुलाब बहुत पसंद है ना? जी हाँ, लेकिन आपसे ज़्यादा नहीं। इसी तरह मल्लिका हर महीने किसी ना किसी के साथ प्यार का नाटक करती और कुछ ही दिनों में उसके साथ ब्रेकअप भी कर लेती और फिर से किसी और के साथ नया अफेयर शुरू करती। वो किसी के भी साथ सीरियस नहीं होती। वो बस अपने शौक और अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए बस हर लड़के के साथ टाइम पास ही करती रहती। एक रोज जब जानवी अपनी सास के कमरे से गुजर रही होती है, तभी वो उसे एक नए आदमी के साथ वीडियो कॉल पर गपशप करते हुए देख लेती है। हाँ जानू, मैं जानती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कल लाल कलर का शॉर्ट सूट ही पहन कर आऊँगी, जिससे तुम्हारे शोले भड़क जाए। हे भगवान, ये माजी कितनी बेशर्म और बेहया है। इन्हें तो जरा भी शर्म नहीं आती। इन्हें तो अपनी उम्र का भी लिहाज नहीं है। फिर अगले दिन सुबह, तेरे बाप ने क्या मक्खन की फैक्ट्री नहीं दी थी तुझे दहेज में, जो तू रोजाना इतना मक्खन लगाती रहती है ब्रेड पर? थोड़ा कम ठूसा कर, दिन ब दिन भैंस की तरह फैले जा रही है। फैलने की बात तो आप मुझसे करिए ही मत माजी, क्योंकि आप भी ये अच्छी तरह जानती हैं कि कौन कितना फैल रहा है। अरे आपने तो सारी हदें ही पार कर दी है माजी। पूरे मोहल्ले में दूध वाले से लेकर ऑटो वाले तक हर जगह आपका नाम बदनाम हो चुका है। छी, आपको शर्म नहीं आती? ओए कलंकिनी, ज्यादा बकवास मत कर, वरना यही ठोक दूंगी तुझे। अरे जाइए, ये बोल बच्चन कहीं और जा कर दीजिए। अब तो मैं आपके इन सारी करतूतों के बारे में ऋषभ को फोन करके बताऊंगी। हाँ जा बता। मेरा ऋषभ अपनी माँ का लाडला है। वो मुझे ही चुनेगा और तेरे बम पे लात मारेगा। फिर बाद में जानवी ऋषभ को फोन करके मल्लिका की बढ़ती बदनामी और सीक्रेट अफेयर्स के बारे में बताती है। जानवी मेरी जान, डोंट वरी। मुझे लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। उन्हें वैसे भी सजने संवरने का और सबसे मिलजुल कर बात करने का बहुत शौक है। वो मैं समझती हूँ ऋषभ, लेकिन यहाँ तो पानी सर के ऊपर जा रहा है। माजी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो जानवी। तुम चिंता मत करो। अच्छा चलो, मेरा लंच टाइम ख़त्म होने आया है, मुझे जाना होगा। बाय मेरी जान। ड्यूटी ख़त्म होने के बाद कॉल करता हूँ। लेकिन ऋषभ फ़ोन कॉल कट कर देता है। जानवी अब अपनी सास और उसकी इज्जत के लिए बहुत परेशान हो जाती है। कुछ ही दिनों में मल्लिका की लाइफ में एक और आदमी आता है, जिसका नाम जितेंद्र होता है। जितेंद्र और मल्लिका दोनों पहली डेट के बाद एक दूसरे को कई बार मिलते हैं और एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। एक दिन ऋषभ अचानक से मल्लिका और जानवी को सरप्राइज देने के लिए शहर आ जाता है। तब वो अपनी माँ को जितेंद्र के साथ देख लेता है। वो दोनों एक क्लब में चले जाते हैं, जहाँ जाकर जितेंद्र और मल्लिका खूब नाचते हैं और बहुत क्लोज आते हैं। ये क्या? ये तो मेरी माँ है, और वो भी एक गैर आदमी के साथ। इसका मतलब जानवी सच बोल रही थी। वो ऐसे ही बेफिजुल में चिंतित नहीं थी माँ के लिए। जब मल्लिका घर आती है, तभी गुस्सेल ऋषभ और जानवी उसके सामने खड़ी रहती है। अरे ऋषभ बेटा, तू कब आया? वो सब छोड़िए माँ, पहले आप ये बताइए कि आप क्लब में किसके साथ तम्मा तम्मा कर रही थी? कौन था वो नमूना लुक्खा आदमी? क्या? ये तू क्या कह रहा है ऋषभ बेटा? ज़्यादा भोली बनने की ज़रूरत नहीं है माँ जी, क्योंकि आपका भांडा अब फूट चुका है। मेरे पीठ पीछे आप पूरी गली में बदनाम हो चुकी है माँ। क्यों माँ?
इस उम्र में ये सब करते हुए शोभा देता है क्या? इस उम्र में इतने छोटे कपड़े पहनना, इतने अफेयर्स करना क्या अच्छा लगता है? तो क्या करूँ बेटा, तेरे पापा के जाने के बाद से मैं बहुत टूट चुकी थी और फिर अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए मैंने ये सब कुछ किया। ये सब करके मैं अपने शौक, अपनी ख्वाहिशें और अपने अंदर के अरमान पूरे करती थी। सोचो, भगवान ना करे कि कुछ ऐसा हो, पर अगर कभी तुम दोनों में से एक कोई मर जाता है, तब तुम दोनों में से वो एक शख्स क्या जी पाएगा? नहीं ना। जीवन में सबको किसी हमसफ़र की चाहत होती ही है बेटा। तो क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा है क्या माँ, जिसके साथ आप अपनी आगे की लाइफ बिता सकती हो? हाँ बेटा, वो वही है जिसके साथ तुमने मुझे क्लब में देखा। जीतू, वो और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तेरे पापा जाने के बाद मैंने कई सारे लोगों को डेट किया है, लेकिन जीतू की बात ही कुछ और है। ठीक है माँ जी, अगर आपकी खुशियों की बात है तो हम आपको दुखी नहीं देखना चाहेंगे। आप अपनी ज़िंदगी अपने उसूलों से जी सकती हैं। हाँ माँ, बस अफेयर्स मत कीजिए। अगर आपको किसी का साथ ही चाहिए तो किसी का हाथ थाम लीजिए, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। थैंक यू मेरे बच्चों। और अंत में ऋषभ और जानवी मल्लिका को उसके नए बॉयफ्रेंड जितेंद्र के साथ स्वीकार कर लेते हैं और मल्लिका अपनी जिंदगी में खुशी से रहने लगती है।